नमस्कार। स्वागत है अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। जैसे जैसे चुनाव डिक्लेयर होने की समय पास आ रहा है, महाराष्ट्र में, खासकर एनडीए गठबंधन में, जिसे महाराष्ट्र में महायुति कहा जाता है, वहां बीजेपी अपनी कसावट और कड़ी कर रही है। लोकसभा चुनाव के पहले लगातार तीनों साथ में हैं और बराबरी के हैं, ऐसा बताने का प्रयास किया। अजित पवार अपने ताकत को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ 4 सीटों पर लड़े। शिवसेना के पास 13 सांसद थे, लेकिन उन्होंने 10 पे ही संतोष मान लिया। बाकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। भाजपा मात्र 9 पे आ गई। अजित पवार 4 में से 1 जितवा पाए, वो भी कोकण की सुनील तटकरे की सीट, जो अपने बलबूते पे जीते। 7 सीटें एकनाथ शिंदे जितवा के लाए। एक ठाणे की और एक कल्याण की, वो तो उनकी थी। बाकी उन्हें मराठवाड़ा में जरांगे पाटिल ने गिफ्ट करवाई और 1-2 सीटें ऐसी थी जो शिवसेना के अपने गलतियों से उन्होंने एकनाथ के गोद में ये सीटें दे दी। लेकिन जब विधानसभा आए तो लोकसभा के चुनाव से हतोत्साहित होकर भाजपा पे लगातार ये दबाव बढ़ रहा था कि अजित पवार से निजात पा लो, क्योंकि अजित पवार का स्ट्राइक रेट भी खराब, अपने पत्नी को जितवा नहीं पाए बारामती में, आदरणीय सुमित्रा जी को। और उससे भी ज्यादा जो बेइज्जती अजित पवार के लिए थी कि बारामती लोकसभा में, बारामती विधानसभा जहां से वो विधायक है, वहां तक बड़े तादाद में वोट मिले सुप्रिया जी को, और सुनेत्रा को वहां उस सेगमेंट में भी करारी हार मिलने लगी। लेकिन फिर विधानसभा विधानसभा होती है, लोकसभा लोकसभा होती है। बीजेपी भी सिंगल डिजिट पे आने के बाद उनको भी ज्यादा वो मोरल नहीं था, नैतिकता नहीं थी कि वो बाकियों पे चिल्लाए। फिर तीनों ने मिलकर ये तय कर लिया कि विधानसभा विधानसभा होती है, लोकसभा लोकसभा होती है, और हम बराबरी में हैं और हम इस बार बिल्कुल सत्ता में वापस आ जाएंगे। एक दूसरे को लगातार ढांढस बांध रहे थे। लेकिन इसी बीच संघ ने बिगुल फूंक दिया, अजीत पवार नहीं चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता चिल्लाने लगे, अजित पवार को साथ लेने से भ्रष्टाचार की लड़ाई कमजोर होती है, अजित पवार नहीं चाहिए। दिल्ली भी सोचने लगा कि अजित पवार को झेल के क्या करेंगे, लेकिन फिर अजित पवार का कहीं और होना भाजपा के लिए और ज्यादा तकलीफ वाला हो सकता है। इसलिए फिर उन्होंने एक सौम्य रूप धारण कि अजित पवार को कुछ देंगे भी नहीं, लेकिन अजित पवार को कहीं जाने देंगे। इसलिए लगातार जब भी सीट शेयरिंग का मामला होता, एक दूसरे को हमेशा, कभी अजित पवार से कुछ बोला जाता, कभी एकनाथ शिंदे को कुछ बोला जाता। बावनकुळे जो बीजेपी के अध्यक्ष है, वो कुछ और बोलते। और सभी सेक्टर जो थे एनडीए गठबंधन के, अजित पवार का गुट हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, या भाजपा के अपने लोग हो, वो सभी इस ख्याली पुलाव पकाने में लगे हुए थी कि ज्यादा सीटें हमको ही मिलेंगी। फिर छगन भुजबल ने पहला डिमांड रखा कि एनसीपी किसी भी हालत में 80 सीट से कम नहीं लड़ेगी। उसी के पीछे एकनाथ शिंदे ने कहा, यदि वो 80 लड़ते हैं तो फिर 80 हम भी लड़ेंगे। उनका तो 1 सांसद है, हमारे 7 सांसद है। 80-80 160 सीट जाने के बाद 128 सीटें बचती है, वो बीजेपी लड़ेगी। लगातार सर्वे रिपोर्ट्स आते गए,
बीजेपी की हालत हर सर्वे रिपोर्ट में खस्ता दिखाई दे रही है और सबसे ज्यादा जो नेगेटिवनेस है, जो नकारात्मक रवैया है मतदाताओं का, वो अजित पवार की पार्टी के लिए है। अजित पवार का अपना कुनबा अपने राजनीतिक भविष्य के लिए इधर-उधर संभावना तलाश रही है। लेकिन महाराष्ट्र किसी भी हालत में बीजेपी को चाहिए। इसके लिए फिर नरेंद्र मोदी जी ने लगातार कारपेट बॉम्बिंग शुरू की और अमित शाह हर तीसरे दिन मानो महाराष्ट्र में सेक्टर वाइज कभी विदर्भ, कभी मराठवाड़ा, कभी पश्चिम महाराष्ट्र, तो कभी पुणे, कोंकण, लगातार मुंबई, लगातार भ्रमण करते हुए मीटिंग्स ले रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं को इस बात से आश्वस्त कर रहे हैं कि 2029 में भाजपा अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। क्योंकि 370 का नारा देने वाले 270 भी नहीं पाए, ये उनके लिए बहुत शर्मनाक हार थी। लेकिन धीरे-धीरे अजित पवार को भी समझ में आ गया कि उनकी भी हालत पतली है। एकनाथ शिंदे को भी समझ में आ गया, ज़्यादा खींचेंगे तो टूटेंगे और भाजपा पे एक बहुत बड़ा गुट लगातार दबाव बनाए रखा है कि महाराष्ट्र में यदि भाजपा का वजूद वापस लाना होगा, तो 288 पे हमें खुद लड़ना होगा। यदि 288 पे हम लड़ेंगे, इसका मतलब एकनाथ शिंदे और अजित पवार को बाय-बाय कर देंगे। लेकिन दिन-ब-दिन अजित पवार और एकनाथ शिंदे कमज़ोर होते जा रहे हैं और दिन-ब-दिन अमित शाह अपना पंजा टाइट करते जा रहे हैं। अब सुनने में आया है कि 160 से 65 के बीच में सीटें बीजेपी लड़ना चाहती है। ये आंकड़ा अभी चर्चा में आया। बाकी 120 में एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपने आप को देख लें। और अभी चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई। चुनाव घोषणा भी नहीं हुई, आचार संहिता भी लागू नहीं हुई। आचार संहिता लागू होते-होते भाजपा अपने सीट का आंकड़ा 180 पे लेके जाएगी। और अंत में जितने आपके एमएलएज आपके साथ हैं, वही सीटें आप ले लो। बाकी बीजेपी को लड़ने दीजिए। यदि ये नौबत आ गई, तो आश्चर्य नहीं होगा। और ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजित पवार के पास कोई चारा भी नहीं बचेगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए सारे दरवाजे बंद, अजित पवार के लिए सारे दरवाजे बंद। थर्ड फ्रंट का जो तुनतुना बजा रहे हैं, उनके पास कुल 2% वोट भी महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं। कोई 2 एमएलए वाली एक जिले की पार्टी है, तो कोई एक जिले में सिर्फ जिला परिषद पड़ी हुई है। प्रकाश आंबेडकर के पास अकोला की जिला परिषद के सिवा कुछ नहीं। प्रहार बच्चू कडू के उसके पास अमरावती जिले में 2 एमएलएज है, वो खुद एक है और एक है, उसके सिवा कुछ नहीं। कोई स्वाभिमानी है, उनके पास एमएलए नहीं, लेकिन एक छोटा-सा एक तबका है 2 लोकसभा वाला, जहाँ वो थोड़ी मार कर सकते हैं। राज ठाकरे का कहीं कुछ है नहीं महाराष्ट्र में। ये थर्ड फ्रंट यदि इकट्ठा भी आ जाए, तो इन थर्ड फ्रंट के साथ जाके एकनाथ शिंदे भी और अजित पवार भी कुछ हासिल नहीं कर पाएँगे और बड़ा जोक बन जाएँगे। व्यंग लोग कसेंगे उन पे। उनके लिए अब मजबूरी का सौदा है कि वो बीजेपी के साथ रहें। उनके लिए अब इससे ज़्यादा कोई और सोचने की क्षमता भी नहीं बची है कि ऐसा बीजेपी ने किया तो हम क्या करेंगे। अब उनके पास सिर्फ एक ही बचा है, जैसा बीजेपी कहेगी वैसा हम करेंगे। तो बीजेपी ने यदि कहा कि दादा आप 41 पे लड़ लीजिए, तो दादा के लिए वही सर आंखों पे वो आदेश। और यदि उसको उनको कह दिया कि आप 30-35 पे लड़ लीजिए एकनाथ शिंदे जी, तो शिंदे जी के पास इससे सिवा कोई चारा नहीं है। और बार-बार लोकसभा में लोकसभा के चुनाव के नतीजों पे जब समीक्षा हुई, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे का थोड़ा-सा, लेकिन अजित पवार का बिल्कुल वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि वो नई पार्टियां थी।
बीजेपी पुरानी पार्टी थी, बीजेपी का कितना वोट शेयर ट्रांसफर हुआ उन पार्टियों को ये भी पता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वोट ट्रांसफर होने के लिए एक दूसरे का वोट भी होना चाहिए। ना अजित पवार के पास मतदाता थे, ना एकनाथ शिंदे के पास मतदाता है। तो जब मतदाता ही नहीं तो फिर ट्रांसफर कहां से होंगे? इसीलिए बीजेपी सिंगल डिजिट पे आई। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में जब भी सीट बंटवारा होगा वो सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग बीजेपी का रहेगा। जितनी ज्यादा सीटों पे बीजेपी लड़ेगी उतना बीजेपी का नुकसान कम होगा। जितने कम सीटों पे अजित पवार लड़ेंगे उनका नुकसान कम होगा। जितनी कम सीटों पे एकनाथ शिंदे एग्री होंगे वो अपना नुकसान कम करवाएंगे। नहीं तो चुनाव में खर्चा भी होगा और सीट भी नहीं मिलेगी। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजन का यूट्यूब चैनल।